हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आज सॉल्व करेंगे और 2020 का हम प्रश्न पत्र देखेंगे कि कौन से चैप्टर से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, लास्ट सेशन में हमने नेम रिएक्शंस देखी थी। सारी नेम रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। और आइए चलते हैं और आज का प्रश्न पत्र हल करते हैं। ओके, तो बच्चों 2020 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। सबसे पहले निर्देशों की बात करेंगे। रसायन विज्ञान सैद्धांतिक 2020 में 70 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपका बना था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देख लेंगे कि इस साल कितने मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र आता है। 3 घंटे दिए गए हैं समय, यानी कि आपको 3 घंटे के अंदर ये पूरे 70 मार्क्स का जो आपका प्रश्न पत्र है उसको हल करना है। ठीक है। निर्देश इंस्ट्रक्शन किसी भी एग्जाम को करने से पहले जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं आपको। तो पहला है इस प्रश्न पत्र में कि कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 के 30 क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। देन 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 19 से 27 तक प्रश्न 3 अंकों के होंगे। वहीं पर 28 से लेकर 30 तक प्रश्न आपके होंगे 5 अंकों के। ओके। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फोर्थ है, प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प पर ही उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है? पूरे क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए। तो वहां पर आपको क्या लिखना है? जो भी विकल्प दोनों में से जो भी आपको आंसर आता है उसी का आंसर लिखेंगे आप। ठीक है। यानी अगर 2 प्रश्न है उनमें से 2 आपको और में दिए गए हैं, ठीक है, तो दोनों में से एक ही करेंगे। ओके। यदि आवश्यक हो तो लॉग सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि लॉग टेबल जो आपकी होती है, अगर जरूरी है तो वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, तो कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं करेंगे। ओके। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको, आपके लिए आंसर्स लिखने हैं आपको सिर्फ अपनी आंसर बुकलेट जो आपको मिलेगी उसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, यानी कि इन द विच टाइप ऑफ कोलॉइड सिस्टम इज फॉग। ए फर्स्ट है आपका एरोसोल, सेकंड है जेल, थर्ड है इमल्शन और फोर्थ है आपका सॉल। तो आप बताएंगे ये किस प्रकार का कोलॉइडी सिस्टम है। ओके। सेकंड है, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अपचेत करता है? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ओके। देन थर्ड है, अभिक्रिया C2H5O C2H5 प्लस 4H जो कि रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, 2X दे रहा है प्लस H2O, तो X यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। इथाइलिन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है। इनके सबके आंसर आपको स्वयं से बताने। बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B6 और B12। चलिए, पीवीसी का एकलक क्या होता है? प्रश्न आपका पहला है। ठीक है। तो पीवीसी का आपका एकलक, पी मीन्स पॉली होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, तो ये बहुलक है। इसमें से आप पॉली हटा देंगे तो विनाइल क्लोराइड क्या हो जाता है? एकलक हो जाता है। ओके। तो आंसर लिखेंगे आप 1। विनाइल क्लोराइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों? तो मैंने बताया था अनुचुंबकीय यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पर देखने को मिलेंगे आपको, और जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म की बात हुई थी। NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर Ni2+ के लिए उन्होंने क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया कि किस प्रकार से Ni2+ का हो सकता है। NiCO4, Ni is the zero oxidation state, that is it has a configuration of 3d8 4s2। ठीक है, तो 4s2 3d8 का उसके पास स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपको 4s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। But CO is a strong field ligand. Therefore, it causes the pairing of unpaired 3d electrons. Also, it causes the 4s electron to shift to the 3d orbital, thereby giving rise to sp3 hybridization. Since no unpaired electron are present in this case, NiCO4 is डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो CO क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसके बाद वो क्या करता है, जितने भी वहां पर Ni में क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3d ऑर्बिटल में वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो उनकी वो पेयरिंग कर देता है और फिर 4s के जो इलेक्ट्रॉन है उनको 3d में शिफ्ट कर रहा है। इसके बाद जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो रहे हैं, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होंगे, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा। इसीलिए NiCO4 क्या है आपका, प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4 2 नेगेटिव में चूंकि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इस वजह से वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होगा। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, आपको उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रबल क्षार होगा उसको सबसे पहले आपको लगाना है, और जो सबसे कम प्रबल होगा उसको सबसे आखिर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे क्योंकि ये सब आपको बता रखा है। डेटॉल किस प्रकार की औषधि का उदाहरण है? तो डेटॉल कैसा होता है बताइए। डेटॉल होता है आपका एंटीसेप्टिक। ओके, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल इज डेटॉल विच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ओके, कहीं पे कट जाता है, कहीं पर कट का निशान लग जाता है, तो वहां पर उसको साफ करने के लिए, जर्म से फ्री करने के लिए डेटॉल लिक्विड का या डेटॉल का यूज किया जाता है। तो ये है एक एंटीसेप्टिक है, रोगाणुनाशक है, एक सिद्ध प्रभावी सांद्रित एंटीसेप्टिक रोगाणुनाशक है जो जीवाणुओं को मारता है और ऐसे जीवाणुओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जो संक्रमण रोग का कारण बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेऑन 12 तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताइए। ठीक है, यूजेस बताने हैं आपको। फ्रेऑन 12 जो कि है आपका डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ओके, in refrigerator and air conditioner, Freon 12 is used as a refrigerant. Also, Freon 12 finds application in aerosol spray, propellants such as body sprays and hair sprays. Since Freon 12 damages ozone layer, its use should not be allowed. Okay, क्या कहा जा रहा है, Freon 12
जिसका केमिकल नेम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरो ग्रुप हैं और 2 फ्लोरो ग्रुप है मीथेन पर। और साथ में क्या बता रहे हैं बच्चे, साथ में कह रहे हैं कि यूजेस तो इसके हैं कि रेफ्रिजरेंट में, यानी कि जो प्रशीतक फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही एयर कंडीशनर में फ्रेऑन 12 का यूज होता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एरोसोल स्प्रे में एज अ प्रोपेलेंट, बॉडी स्प्रे जो यूज किए जाते हैं वो, हेयर स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे जो आते हैं उनमें इसका यूज होता है। फ्रेऑन 12 ओजोन को डैमेज करता है, इसलिए इट यूज शुड नॉट बी अलाउड, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ओजोन क्षरण को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में एक ये भी है कि जो एसी वगैरह है उनका कम से कम प्रयोग किया जाए, और रेफ्रिजरेटर है उसका कम से कम उपयोग किया जाए, क्योंकि ये सब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। फ्रेऑन 12 का उपयोग चूंकि वहां पर हो रहा है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब ओजोन क्षरण का या ओजोन के ह्रास का कारण बनते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है आपका CCl4, कि ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको क्लोरोफॉर्म के उपयोग बताना है। क्लोरोफॉर्म क्या है, आपका एज एन एनेस्थेटिक यूज होता है, यानी कि एनेस्थीसिया दिया जाता है जैसे पेशेंट को कोई भी सर्जरी करने से पहले, तो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज होता था। तो वही आपका क्या है, CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको आपने तैयार करना है, क्योंकि इसके भी आपको यूजेस पूछ लेते हैं। ये सब मैंने आपको चैप्टर में बताए थे, सभी के उपयोग। ठीक है, फ्रेऑन 12 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्या क्या यूज हैं, ये भी रेफ्रिजरेंट, एरोसोल कैंस, इन सभी में बनाने में यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है फार्मास्यूटिकल की। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एक विलायक की तरह काम में आता है। इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फीड स्टॉक। अर्लियर कार्बन टेट्राक्लोराइड वॉज यूज्ड एज अ क्लींजिंग फ्लूइड की तरह यूज होता था, फायर एक्सटिंग्विशर और डिग्रीजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज होता था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेऑन 12 का बताना था और साथ में क्लोरोफॉर्म का बताना था। ठीक है, तो आप ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी आपने कार्बन के कई कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो उन सभी के उपयोगों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका की कोरों की लंबाई 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो चांदी का परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। ये सारा करा रखा है चैप्टर में। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका में विभेद कीजिए, यानी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है। लैटिस वर्सेस यूनिट सेल। A lattice is a regular repeated three-dimensional arrangement of atoms, ions or molecule in a metal और अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है लैटिस, क्या है, एक रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। 3 डायमेंशनल होगा, त्रिविम होगा, रेगुलर होगा, और अरेंजमेंट है वहां पर एटम्स का या फिर आयंस का या फिर अणुओं का किसी धातु में और किसी क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, जबकि अ यूनिट सेल इज अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स, जबकि एक यूनिट सेल यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कह रहे हैं, वो क्या है, एक गोले की भांति है और सिंपल अरेंजमेंट में है। वो गोला क्या हो सकता है आपका, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है। विच रिजेंबल द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ लैटिस, जो कि क्या करता है, जो कि रिपीटिंग पैटर्न दिखाता है लैटिस का। ओके, देन नेचर की बात करेंगे। लैटिस इज अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लैटिस क्या है, बहुत ही बड़ा और एक कॉम्प्लेक्स संरचना है। वहीं पर यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ लैटिस, जबकि जो यूनिट सेल है वो लैटिस की सबसे सिंपल और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, सूक्ष्मतम
और दूसरा सिंपल, सरलतम क्या है, इकाई है। ओके, नंबर ऑफ एटम, अ लैटिस हैज लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लैटिस में बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनमें कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। और यूनिट सेल हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यूनिट सेल में ये कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, कारण सहित लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था वो भी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। कौन से नहीं होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो भी तत्वों का, जिन भी तत्वों का लास्ट जो एलिमेंट होता है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो डी ऑर्बिटल में, डी कक्षक में एंटर कर रहा होता है, तो उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। ओके, क्या होता है, n-1 d 1 to 10 का इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ns 0 to 1, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस बाह्यतम कोश कक्षक का जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। ठीक है ना। और Zn, Cd and Hg having the electronic configuration of n-1 d 10 ns2 do not show most of the properties of transition element। क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं, और पूर्ण भरे हुए कक्षकों के कारण ही क्या हो रहा है, वो संक्रमण तत्वों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकियों में क्या हो रहा है, बाकियों में पूर्ण भरे हुए डी कक्षक नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। द डी ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट आर कंप्लीटली filled in the ground state as well as in their common oxidation state, therefore they are not regarded as transition element। Thus on the basis of properties all transition element are d block element, but on the basis of electronic configuration all d block element are not called transition elements। okay, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी दो सीमाएं बताइए। राउल्ट का नियम बताना है और उसकी दो लिमिटेशन। Raoult's law states that the solvent's partial vapor pressure in a solution or a mixture is equal or identical to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। ठीक है, क्या कहा गया, किसी भी सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इन अ सोल्यूशन, किसी भी विलियन में, इज इक्वल और आइडेंटिकल टू, वो बराबर होता है, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसके, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो जो सोल्यूशन का आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, P सोल्यूशन इज इक्वल टू X सॉल्वेंट और P नॉट सॉल्वेंट, यानी P नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, P है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दैट अ सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर और द
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है, सिंपली कहा गया है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया गया है, यानी कि वो वाष्पित ही नहीं हो रहा है, वो वाष्प में बदल ही नहीं रहा है, उसको मिलाने पर क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। ये हमने यहाँ पर देखा है और आपने यहाँ इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी देख रहे हैं। ठीक है ना, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स आप कह सकते हैं, या x इंटू पी नॉट। ओके, जहां पर P सोल्यूशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, लिमिटेशन की बात की है, देयर आर फ्यू लिमिटेशन टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज apt for describing ideal solution, आदर्श विलयन की बात करता है। however ideal solution are hard to find and they are rare, जबकि आदर्श सोल्यूशन जैसा कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है हमने कहा, और बहुत कठिनाई से इनको ढूंढा जाएगा, या फिर बहुत रेयर है, दुर्लभ है कि ये मिलेंगे। डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैव टू बी केमिकली आइडेंटिकल equally since many of the liquid that are in the mixture do not have the same uniformity in term of attractive force, these type of solution tend to deviate away from the law। तो ऐसे कई liquids हो सकते हैं किसी mixture में जो सेम यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बलों के रूप में नहीं दिखाते। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन टेंड टू डेविएट अवे फ्रॉम द लॉ, ये लॉ से क्या करेंगे, अलग जाएंगे, यानी कि उसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों इसकी क्या हो गई थी, कमियां हो गई थी, या सीमाएं आप बोल सकते हो। संयोजकता आबंध सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में बताना है। ओके, चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स रेदर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल जो कि किसी अणु में है, ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल, वो क्या करता है, परमाणु कक्षक में जाता है, रेदर देन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसी आणविक ऑर्बिटल में जाने की अपेक्षा। द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग। जब एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उस केस में क्या फॉर्म होता है, एक केमिकल बॉन्ड बनता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन ड्यू टू ओवरलैपिंग। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोकेलाइज्ड हो जाते हैं, कहां पर, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का रीजन आ रहा है, किसके कारण से, आपका ओवरलैपिंग के कारण से। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ पोस्टुलेट है यहाँ पर, जैसे पहला है, covalent bonds are formed when two valence orbital belonging to two different atoms overlap on each other। ठीक है, हाफ फील्ड आप जिन्हें बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सहसंयोजी बंध जिन्हें आप कह रहे हैं, जब दो वैलेंस ऑर्बिटल, दो संयोजी कक्षक जो कि हाफ फील्ड है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट एटम्स, जो कि अलग अलग एटम से, अलग अलग परमाणु से हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सेम हमने सहसंयोजी बंधों में पढ़ा है अच्छे से। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स, दोनों जो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कहां पर होगी, उन दोनों एटम्स के बीच में कहीं पर होगी जहां पर बॉन्डिंग हो रही है। इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। यानी सिंपली क्या समझे बच्चे, एक मॉलिक्यूल है सिंपल, उसमें अगर दो एटम है, दो एटम में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, आप क्या कहेंगे, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करके उनके बीच में एक ऐसा एरिया बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और इस वजह से दोनों को स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी और इस तरीके से रिजल्टिंग क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इनेबल्स इज टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। अगर किसी भी एटम में वैलेंस शेल में बहुत ज्यादा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा अन्य एटमों से क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। समझ रहे हैं? सपोज हम कह रहे हैं कि जैसे P4 है, फास्फोरस में 4 वो बॉन्ड बनाएगा, तो वो 4 बॉन्ड कब बना रहा है, जब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर सपोज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या आप कहेंगे तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, चार ही अगर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो उन चारों को क्या करेगा, चारों की वैलेंसी को पूरा करना चाहेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ना वैलेंस शेल में अपने, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके तो इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे P में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो फिर वो उसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी वो 3 और एटम से क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो यानी जितने ज्यादा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा आप क्या कहेंगे, दूसरे एटम से पेयरिंग करने की क्षमता या मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता वहां पर बढ़ रही है। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उस वैलेंस शेल में वो किसी भी तरह से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ही क्या कर रहे हैं, बंध बनाने में, रासायनिक बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड है आपका कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आर आल्सो पैरेलल टू द रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग। ठीक है, जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं उस रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से रीजन बना है उसके। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द पैटर्न दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन, दैट इज पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइड-वाइज overlapping, whereas the overlapping along the axis contain the nuclei of the two atoms leads to the formation of सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक पाई बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग के कारण। तो क्या कह रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्म करती है, वहीं पर अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 2020 का प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, न्यूमेरिकल्स और बहुविकल्पीय प्रश्न जो आगे के हैं वो आपको होमवर्क से करने हैं। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी प्रश्न पत्र को आगे हल करेंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।